आज का ये लेक्चर बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। प्रकाश विद्युत प्रभाव चूँकि हम पढ़ चुके हैं, यहाँ उससे आगे हम पढ़ने जाएंगे कि किस तरह से प्रकाश विद्युत प्रभाव क्वांटम थ्योरी को समझाने में सक्सेस रहा और उसने जो कॉन्सेप्ट दिया था कि प्रकाश जो है ऊर्जा पैकेट के रूप में होता है जिनको क्वांटा कहते हैं, उसमें आगे बढ़ता है। और क्यों क्लासिकल थ्योरी यानी चिर संबद्ध जो है सिद्धांत किस तरह से फेल हो गया, इस प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या जो है तरंग के रूप में अगर प्रकाश को माने तो नहीं की जा सकी थी, और जब उनको पैकेट के रूप में माना, प्रकाश को कण के रूप में माना, तो इसकी व्याख्या की जा सकी थी। इसलिए क्वांटम थ्योरी को समझाने में चिरसम्मत यांत्रिकी किस तरह से असफल रही, उसका हम यहाँ पे डिटेल में अध्ययन करेंगे और प्रकाश विद्युत प्रभाव किस तरह से उसको समझाने में सक्सेस रहा क्वांटम थ्योरी को, वो ये भी हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत जो समीकरण है आपने पढ़ा था, उसको हम बाद में लेंगे। पहले आप देखिए क्या है प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में चिरसम्मत सिद्धांत की असफलता। चिरसम्मत सिद्धांत जो कि प्रकाश को तरंग रूप में मानता है, तरंग ऊर्जा जो है तरंग की तीव्रता के समानुपाती होती है, और पहले ये माना जाता था कि यदि तीव्रता बढ़ती है तो ऊर्जा बढ़ेगी, यानी जितनी अधिक तीव्रता का प्रकाश होगा उतनी ही तरंग ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो फेल हो गया, क्योंकि ये मानते हुए कि अगर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है भी उतनी ही अधिक होनी चाहिए अगर हम उस पर तीव्रता बढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने पढ़ा था प्रकाश विद्युत प्रभाव में कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए न्यूनतम ऊर्जा को हम उसकी कार्यफलन कहते हैं। तो जो प्रकाश आ रहा है उसका जो कण रूप में हम उसको फोटोन मान रहे हैं, यदि उसकी जो है ऊर्जा उस कार्यफलन से भी कम है तो इलेक्ट्रॉन किसी रूप में बाहर आ ही नहीं सकता। लेकिन यदि तीव्रता बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, नहीं कि ऊर्जा बढ़ती है। इसलिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोगों से निष्कर्ष निकलता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा प्रकाश तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। इस प्रकार चिरसम्मत तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा था। अब जो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को व्याख्या करने के लिए आइंस्टीन ने सबसे पहले ये कदम उठाया और ये माना कि प्रकाश कण रूप में होता है। तो आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत क्या है वो देखिए। आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश की ऊर्जा उसके तरंगाग्र में फैली हुई नहीं होती, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा पैकेट के रूप में, जिन्हें क्वांटा कहते हैं, के रूप में निहित होती है। अगर उस प्रकाश की आवृत्ति जो कि तरंग रूप में भी मान रहे हैं अपन, और उसको लेकिन दोनों ड्यूल नेचर बाद में इसको कहा गया, यदि उसकी तरंग की जो आवृत्ति है, उस फोटोन की जो आवृत्ति है न्यू है, तो न्यू आवृत्ति के विकिरण की ऊर्जा आइंस्टीन के अनुसार क्या होगी, E=h उसने ये जो समीकरण 1 है उसके अनुसार दिया, जहाँ h कह दिया 6.6 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड नियतांक, जिसको प्लांक नियतांक कहा गया। और जैसे ही पर्याप्त ऊर्जा का फोटोन धातु की पृष्ठ पर आपतित होता है, उसको इलेक्ट्रॉन, धातु के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो उसका अवशोषण करते हैं, और वो बाहर तभी आएगा जब उसको जितनी ऊर्जा बाहर निकलने के लिए चाहिए कार्यफलन से, उससे अधिक ऊर्जा इसको मिल जाए फोटोन के द्वारा। अतः निश्चित आवृत्ति के प्रकाश के लिए उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी। तो किस पर निर्भर करती है, ये निर्भर करेगी कि उसकी जो फोटोन की ऊर्जा है कार्यफलन से अधिक होनी चाहिए। तो कार्यफलन क्या है आइंस्टीन के अनुसार, एक धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। यदि न्यू जीरो वह न्यूनतम आवृत्ति है जिससे कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाई नहीं देता, अर्थात धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आते हैं, तो हम कहेंगे दिस फाई शुड बी इक्वल टू h न्यू जीरो।
तो ये कार्यफलन कहलाएगा। और ये न्यू जीरो आवृत्ति, जिसको नाम आपने देखा था प्रकाश द्वार में, दहली आवृत्ति कहा था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा था, वो ही है ये जो समीकरण 2 के द्वारा व्यक्त है। तो आइंस्टीन ने जो समीकरण दी उसका गणितीय समीकरण, उसको प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। उसने क्या कहा कि जब hν ऊर्जा का एक फोटोन धातु के किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित किया जाता है और इलेक्ट्रॉन को धातु की पृष्ठ से बाहर आने में जो न्यूनतम कार्य है hν0 कार्यफलन के बराबर ऊर्जा काम आती है, ऊर्जा संरक्षण के अनुसार बची ऊर्जा फोटोन को मिल जाती है, जो कि उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। अधिकतम गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की होगी, क्योंकि ऊर्जा नष्ट नहीं होती तो वो उसको गतिज ऊर्जा के रूप में मिल जाती है। और धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो उसका वेग 0 नहीं होता है, और जिस गति से वो बाहर आता है धातु की पृष्ठ से, वो उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा इन दोनों hν और hν0 के अंतर के बराबर होना चाहिए ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार। तो समीकरण 3 कह रहा है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन इलेक्ट्रॉन, है ना, एमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज शुड बी इक्वल टू 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू hν माइनस hν0, जहाँ m क्या है, जो धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, एमिट हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, उसका द्रव्यमान है, और v मैक्सिमम उसका अधिकतम वेग है। समीकरण 3 आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाती है। प्रकाश विद्युत प्रयोग में हमने पढ़ा था कि जब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन आता है और वहाँ पे धारा का अध्ययन किया था हमने वोल्टता का, जैसे तो विद्युत वहाँ पे V0 को हमने निरोधी विभव कहा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा था, ठीक है। वहाँ इतना हम वोल्टेज दे दें, नेगेटिव वोल्टेज, कि धातु की वो जो इलेक्ट्रॉन है एनोड की तरफ जाने में सक्षम नहीं हो, वो वहाँ नहीं पहुँचेगा, धारा शून्य हो जाएगी, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव कहते हैं। और उसका मान हम देखें तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में आइंस्टीन के अनुसार उसके धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है 12 mv मैक्सिमम स्क्वायर, और यदि इलेक्ट्रॉन को V0 वोल्ट दिया जाता है तो उसकी ऊर्जा होती है eV0। तो ये दोनों जब बराबर हो जाते हैं तो समीकरण 4 कहती है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर V0 है तो eV0 12 mv मैक्सिमम स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो समीकरण 3 में हम इसको रख दें लेफ्ट हैंड साइड में, तो 12 mv मैक्सिमम स्क्वायर की जगह eV0 आ जाएगा और वो hν माइनस hν0 के बराबर हो जाएगा। फिर E का भाग दे दें तो V0 इज इक्वल टू h/e न्यू माइनस h/e ν0 हो जाएगा। समीकरण 5 कह रही है कि ये y इज इक्वल टू mx प्लस c की जैसे है, जहाँ y एक्सिस पर V0 ले लिया जाए जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया है, और x एक्सिस पर न्यू ले लिया जाए आवृत्ति। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव और तरंग की जो आवृत्ति है, फोटोन की जो आवृत्ति है न्यू, उसके सापेक्ष x एक्सिस पर आवृत्ति लें और y एक्सिस पर वोल्टेज लें V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ग्राफ एक सरल रेखा आना चाहिए और उसका जो ढाल है वो h/e, y इजिकल टू mx प्लस से तुलना करें तो m इजिकल टू h/e होगा, जो कि उसका स्लोप कहलाएगा, सरल रेखा का ढाल कहलाएगा। और y एक्सिस पर काटा गया जो भाग है जिसको ग्राफ में ये बता रखा है वो c के बराबर कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट y इजिकल टू mx प्लस c से हम तुलना करें तो वो माइनस hν/e के बराबर आ रहा है, तो वो 5/e के बराबर होना चाहिए। और इसके बराबर हम अगर समीकरण इसको लिख दें तो हम कार्यफलन का मान भी निकाल सकते हैं। इस ग्राफ के द्वारा हम क्या निकालेंगे, फाई हम निकाल सकते हैं, क्योंकि दहलीज आवृत्ति हमें पता है वो कांस्टेंट है और h प्लांक नियतांक वो भी कांस्टेंट है। तो इस ग्राफ के द्वारा चूँकि हमारे पास hν0/e आ जाएगा, उसको केवल e से गुणा करना है तो फाई का मान आ जाएगा, क्रॉस गुणा करेंगे तो, ठीक है। तो कार्यफलन का मान इससे निकाला जा सकता है। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि किसी भी धातु का यदि कार्यफलन निकालना है तो आप इस ग्राफ के द्वारा निकाल सकते हैं। और न्यू आवृत्ति के प्रकाश के प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा hν होती है तथा एकांक क्षेत्रफल पर आपतित फोटोनों की संख्या n हो तो प्रकाश की तीव्रता वाट पर मीटर स्क्वायर में होगी। यानी एक हमारे पास फोटोन है उसकी ऊर्जा hν है, n
फोटोन यदि प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वहाँ गिर रहे हैं तो उसकी तीव्रता क्या होनी चाहिए, I = NH/NH होगी, क्योंकि एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में आपतित फोटोनों की संख्या n है। तो तीव्रता कहती है कि कुल ऊर्जा अपॉन समय इंटू क्षेत्रफल, और I = इस तरह से NH बता रहा है कि ऊर्जा जो है क्या है, क्वांटा के रूप में आगे बढ़ रही है। और आइंस्टीन का जो बेसिक समीकरण था वो यही था कि ऊर्जा यहाँ पैकेट के रूप में आगे बढ़ती है और उसको ऊर्जा पैकेट कहते हैं, वो यहाँ सत्य होता है। तो इस प्रकार आइंस्टीन का जो क्वांटम सिद्धांत है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में सफल रहा। तो हम कह सकते हैं कि आइंस्टीन ने सर्वप्रथम ये बताया कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा पैकेट के रूप में आगे बढ़ता है, जिनको क्वांटा नाम दिया गया। तो चिरसम्मत यांत्रिकी जब तक थी तब तक केवल प्रकाश को तरंग रूप में माना जा सकता। जब प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रैक्टिकल में रूप में जब सामने आया तो उसकी व्याख्या करने में चिरसम्मत यांत्रिकी असफल रही, और आइंस्टीन ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि प्रकाश किरण के रूप में आगे बढ़ते हैं, जिनको क्वांटा कहते हैं, ऊर्जा पैकेट के रूप में आगे बढ़ता है, और प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में सफल रहा। और इस तरह से क्वांटम सिद्धांत का यहाँ जन्म हुआ, और क्वांटम सिद्धांत का जन्म हुआ तो एक नई यांत्रिकी का भी यहाँ पे क्या कहते हैं, जन्म हुआ, जिसको हम क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। अब आगे इसके नए चैप्टर को जो भी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में उसका अध्ययन करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।